हेलो। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। क्लास की शुरुआत एक छोटी सी एक वक्तव्य के साथ शुरू करना चाहता हूँ। एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने तो ज़िंदगी संभाल ली। तो दोस्तों, आप लोगों का क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 10th की एनसीईआरटी का पार्ट 1 पढ़ चुका है। क्लास 10th की आज हम फाइनल एनसीईआरटी करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि आपको अगली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले आधुनिक युग से पहले चलिए, पॉइंट है मेरा कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। अब बात करते हैं स्पैघेटी क्या होता है। स्पैघेटी एक लंबा पतला ठोस बेलनाकार पास्ता है। यह सामान्यतः पास्ता जैसा गेहूं सूजी से बनाई जाती है, जो इटली का एक प्रमुख भोजन भी है। ठीक है ना। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। उसके बाद का पॉइंट है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। फिर क्या हुआ था कि जब कोलंबस उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया, जो बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया, जो अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आया। मतलब वहाँ पे जो हमारे देश के लोग रहते थे, उनके पास से वो चीज़ें आई और फिर उनके द्वारा हमारे भारत में आनी शुरू हुई। जैसे आलू हो गया, सोया हो गया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं थी 500 साल पहले। ये आपके यूरोपीय महाद्वीप से अलग अलग अज्ञात महाद्वीपों से वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद से हमारे भारत आया था। ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने है। हाँ, देखिए कि पेरू तथा मेक्सिको की खानों से खासकर चांदी का व्यापार होता था। मेक्सिको की खाड़ी से क्या होता है, मैक्सिमम चांदी का व्यापार होता था और पेरू से भी। एल डोराडो, क्या लिखा है, एल डोराडो को सोने का शहर माने जाने लगा। एल डोराडो को क्या माने जाने लगा, एल डोराडो को सोने का शहर। फिर 19वीं शताब्दी में आते हैं, जो 1815 से 1914 की बात है। 19वीं सदी में दुनिया बड़ी तेजी से बदलने लगी। उसके बाद से है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया। कौन कौन से प्रवाह हैं? पहला प्रवाह प्रवाह का, दूसरा श्रम का और तीसरा पूंजी का प्रवाह। ये आपके 3 अलग अलग प्रवाह हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि ब्रिटेन में मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी गई, जिसे कार्न लॉ कहते हैं। कार्न लॉ सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो ब्रिटेन में लगाया गया था। उसके बाद 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। उसके बाद का पॉइंट है कि 1820 से लेकर के 1914 तक विश्व व्यापार में लगभग 20 से 25 से लेकर के 40 गुना तक वृद्धि हो चुकी थी। मतलब व्यापार अब काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा जो प्राथमिक उत्पाद यानी चीनी, गेहूं, कपास, इस प्रकार की चीजों पे था, जैसे कृषि उत्पादों पे था और कोयले जैसे खनिजों का पदार्थों का था। मतलब 60% हिस्सा जो हमारे प्राथमिक उत्पाद यानी प्राइमरी चीजें हैं, जो हमारी जरूरत से कृषि उत्पाद से संबंधित, जैसे आपके गेहूं हो गए, कपास हो गए, इस प्रकार की चीजों का हम लगभग इसकी हिस्सेदारी ज्यादा थी। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। ठीक है ना, कहाँ पे, स्मिथफील्ड में। फिर 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन की बर्लिन में बैठक हुई तथा अमेरिका को हिस्सेदारों में बांट दिया गया। मतलब अफ्रीका को अलग अलग, जैसे जैसे अलग अलग ये जो ताकतवर देश है ना यूरोप के, ये व्यापारी वर्ग के थे। तो इनको क्या हुआ कि जिसका जितना पावर था उनके हिसाब से उनकी भागीदारी दे दी गई। ठीक है ना।
बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। उसके बाद है पॉइंट कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। उसके बाद है कि विल्ड नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। ध्यान दीजिए, आप लोग यदि पॉइंट भी पढ़ते जाएंगे ना, मान लीजिए एमसीक्यू फॉर्मेट में कभी कभी आपके ऑप्शनल आते हैं कि इसमें से दोनों सही है कि एक सही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। कह रहा है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों से यह शर्त होती थी, यदि मजदूर अपने मालिक के बगानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौटेंगे। क्लियर है ना? मतलब अनुबंधित का मतलब होता था कि इन पे एक मतलब शर्त लिया जाता था कि ये वहाँ पे आपको जाना है और 5 साल काम करना है, उसके बाद ही आप वापस आ सकते हैं। और गरीबी की बात थी, लोगों को क्या करना पड़ता, रहना पड़ता था अपने परिवार को छोड़ करके। उसके बाद है कि भारत में ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक देखिए कहाँ से आते हैं, लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश से। आपने गिरमिटिया मजदूर का भी नाम सुना होगा। इसी प्रकार के लोग ये मजदूर होते थे। बिहार से, मध्य भारत से, तमिलनाडु से जाते थे। श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे आपके त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था और वहाँ से इनको खेती कराई जाती थी। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को, मुहर्रम एक मुस्लिम समुदाय का एक त्यौहार है, इस समुदाय में इस त्यौहार के सालाना जुलूस को एक विशाल विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। उसके बाद इस मेले को होसे, होसे का मतलब होता है इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। यानी होसे किस त्योहार का नाम था? तो मुहर्रम, जो त्रिनिदाद में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रास्ता फरियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, उसमें भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूहों के बीच इन संबंधों की झलक देखने को मिलती है। कहाँ पे? रास्ता फरियानवाद नामक एक विद्रोही धर्म था, जो कि जमैका के रैगे नायक बारबे मार्ले के द्वारा इसको काफ़ी शिखरों पर पहुंचाया गया था, मतलब इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। उसमें भी भारतीय प्रवासियों की और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच में क्या क्या दिखाया गया है? एक संबंध दिखाई दिया गया है कि इनके बीच में कैसा संबंध स्थापित था। उसके बाद आते हैं पॉइंट की तरफ। उसके बाद का पॉइंट है कि मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है ना। और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां में आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। ये आपकी केंद्रीय शक्तियां थी और ये मित्र राष्ट्र थे। कह रहा है कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में, जो 1914 से 1918 तक होता है, इसमें लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कहने का मतलब कि ये मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना गया, जो 1914 से 1915 तक होता है। इसमें लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी टाइप का डेटा पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको भी इसी तरह याद रखना, ठीक है ना। बशर्ते ये याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को सबसे अधिक लाभ होता है, ठीक है ना। उसके बाद कार निर्माता हेनरी फोर्ड शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को सबसे अधिक लाभ हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद का पॉइंट है आपका कि टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। कौन? टी मॉडल कार, ठीक है ना। उसके बाद है पॉइंट आपका ये वाला कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से शुरू होती है। कब से होती है? 1929 से। फिर औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। ये शायद आपने कई बार भी पढ़ चुका है। उसके बाद 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत भी आपको दिखाई देने लगे थे। उसके बाद का पॉइंट है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत लगभग 50% गिर गई थी, ठीक है ना।
उसके बाद जिसका प्रभाव क्या हुआ होता है कि 1931 में मंदी चरम पर थी, यानी महामंदी होती है, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट है आपका नेक्स्ट कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था, ठीक है ना। उसके बाद युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर क्या है न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद पॉइंट है कि विश्व बैंक तथा आईएमएफ दोनों को ब्रेटन वुड्स संस्थान, या इसको बोल सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स क्या है, यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों को पर आधारित होती थी। ब्रेटन वुड्स क्या थी, ये एक प्रकार की व्यवस्था थी जो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। क्लियर है ना मेरी बात। उसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं। उसके बाद पॉइंट में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक तथा आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 रूप से ऑफिशियल रूप से काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या है कि अमेरिका विश्व बैंक तथा आईएमएफ के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है, इसका मतलब इसको अधिकार दिया गया है। क्लियर है ना। इसमें वीटो करने का अधिकार तो आपको केवल अमेरिका के पास है। अमेरिका पता है कि उस समय उभरता हुआ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली देश भी था। तो और विश्व बैंक और आईएमएफ के हेडक्वार्टर भी आपको पता है कि अमेरिका में ही है, वाशिंगटन डीसी में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसलिए अमेरिका को वीटो का मतलब होता है किसी भी फैसलों को वो सुरक्षित रख सकता है, यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि उन चीज़ों को वो माने ही, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से जितने भी पावरफुल संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर अमेरिका में ही हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद है कि विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। विनिमय दर इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय दर का मतलब क्या होता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं उनके क्या सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्रीय जो हमारी मुद्राएं चलती हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। और मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है। जैसे पहला होता है स्थिर विनिमय दर और दूसरा होता है परिवर्तनशील या अस्थिर या लचीला विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर का मतलब क्या होता है, देखिए, जब विनिमय दर स्थिर हो और उनमें होने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रण करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब कि इसमें नियंत्रण स्थापित हो, जहाँ की विनिमय दर एक निश्चित हो, स्थिर हो, और उसमें जो भी उतार और चढ़ाव, कमी और बेसी जो भी हो रही है उनका एक नियंत्रण करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, वो आपकी स्थिर विनिमय दर कहलाती है। लचीला विनिमय दर से क्या संबंधित है हम देखते हैं कि इस दर की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार से विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। ये आपका क्या होता है, लचीला होता है। मतलब स्थिर तो होगी नहीं, तो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ये कंप्लीट मांग और आपूर्ति के आधार पर ही होता है। मान लो मांग बढ़ गई तो जाहिर सी बात तो बढ़ जाएगा, मांग घट गई तो जाहिर सी बात घट जाएगा। इस प्रकार की चीजें लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती है। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगी। जो भी मेरे दोस्त हैं या भाई बहन जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक शेयर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर करें। लाइक आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। चैप्टर नंबर 4 है आपका औद्योगिकरण का युग। क्या है, औद्योगिकरण का युग। प्राच्य क्या है, ये प्राच्य। प्राच्य का मतलब क्या होता है, तो प्राच्य है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो भी हमारा एशिया है ना, इस एशिया के लिए हम प्राच्य का प्रयोग करते हैं। पूछ देता है क्वेश्चन में कि किस महाद्वीप के लिए हम प्राच्य का प्रयोग करते हैं, तो एशिया महाद्वीप के लिए। क्लियर है ना।
उसके बाद है कि औद्योगिकरण क्रांति से पहले, ये पॉइंट है, देखते हैं इसमें कि इंग्लैंड से कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। अब स्टेपलस क्या होता है? स्टेपलस ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊनों को छांटता था, मतलब स्टेपल करता था, उनको अलग अलग करता था। उसके बाद जो धागा मिलता था उसे बुनकरों या फुलर्ज और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था, जिसमें फुलर्ज का मतलब क्या होता है? जो चुन्नट के सहारे कपड़ों को समेटता नहीं, चिमटी के सहारे ऐसे 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 करके हाथों से और पूरे कपड़ों को चिनोटता था। बुनकर का मतलब जो बुनता था, रंगसाज का मतलब जो कपड़ों पर रंग या रंग कलर इत्यादि धुलता हो या चढ़ाता हो, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट है कि लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कपड़ों की फिनिशिंग कहाँ होती थी? तो लंदन में होती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और है कि 1730 में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले। कारखाने कब खुले थे सबसे पहले? 1730 में इंग्लैंड में खुले थे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है आपके सामने कि कार्डिंग क्या होता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों से कताई के लिए तैयार किया जाता था। क्लियर है ना। उसके बाद है कि रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने जो भी सूती कपड़ा मिल था उसकी रूपरेखा इन्होंने सामने रखा था। उसके बाद क्या पॉइंट है आपका कि लंकाशायर दुनिया में सूत कताई का सबसे आदर्श स्थान था। लंकाशायर दुनिया का सबसे सूत कताई का सबसे महत्वपूर्ण या आदर्श स्थान माना जाता था। उसके बाद है कि हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, उसके बारे में आते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है आपका कि 1871 में जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन को में सुधार किए। उसके बाद क्या पॉइंट है कि जो स्पिनिंग जेनी है उसमें जेम्स हरग्रिव्स के द्वारा, स्पिनिंग जेनिंग मशीन किसके द्वारा? जेम्स हरग्रिव्स के द्वारा, और वाष्प शक्ति यानी जेम्स वाट के द्वारा, ठीक है ना। जो एक्चुअली आपका वाष्प इंजन है ना, वो बनाया तो गया था न्यू कॉमन के द्वारा, लेकिन उसमें सुधार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। वैसे ही आपकी स्पिनिंग जेनिंग जो मशीन थी वो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1764 में इसकी कताई का काम शुरू करना था। उसके बाद आता है कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण का युग कैसे होता है कि 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में लगभग 33% था, ठीक है ना। उसके बाद है 1850 से 1851 में मात्र 3% रह गई है और पहले कितना था? 33% था। उसके बाद है कि देश की पहली जूट मिल बंगाल में खोली जाती है जो 1855 में खोली गई। कहाँ खोली गई? 1855 में खोली जाती है। उसके बाद है कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच के लिए वेतनभोगी रखे जिसे गुमास्ता कहा जाता था। यानी गुमास्ता कौन होते थे? जो अंग्रेजों के द्वारा बुनकरों पर रखने वाले कंप्लीट निगरानी या उनके जांच जो भी है, उनके कपड़े हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए रखे जाते थे, वे गुमास्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुमास्ता कहलाते थे। क्लियर है ना। उसके बाद का पॉइंट है आपका, देखते हैं। उसके बाद है पॉइंट आपका फैक्ट्रियों का आना। क्या पॉइंट है आपका? फैक्ट्रियों का आना, ठीक है ना। ये उसके पहला पॉइंट इसमें कि बंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगा। उसके बाद का पॉइंट है कि उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। उसके बाद पॉइंट है कि 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। उसके बाद पॉइंट है कि अंग्रेज चीन से चाय खरीदते अफीम से बदल देते थे, यानी चाय के बदले वे अफीम देते थे, यानी चाय लेते थे और अफीम को देते थे। किससे? चीन से। कौन? अंग्रेज। उसके बाद है कि बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया, क्योंकि वो इस समय के काफ़ी धनी आदमी थे और वे व्यापार के साथ साथ उस समय खूब पैसा उन्होंने एकत्र किया। उसके बाद 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित करते हैं। कब? 1912 में।
1911 में क्या होता है कि उन बम्बई के एक सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लगभग 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए हुए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि किस जिले से आए हुए थे, तो रत्नागिरी जिले से आए हुए थे। क्लियर है ना मेरी बात? अब आगे पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा कि जॉबर। जॉबर कौन होते थे? तो कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था जो क्या करता था कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता था, और ये मैक्सिमम उनको ज़्यादा लाभ मिलता था जो उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी लोग होते थे। वो जॉबर जाता था और उनको बोलता था, आश्वासन देता था कि चलिए आपको जॉब मिलेगा और आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने घंटे काम करने हैं। ये जॉबर होता था। और जॉबर वही नियुक्त होता था जो अंग्रेजों का काफ़ी विश्वास पात्र व्यक्ति हो, या कोई जमींदार हो, या कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसका वो काफ़ी विश्वस्त कर्मचारी होता था, या कोई बहुत पुराना कर्मचारी होता था, उसको जॉबर का काम मिलता था। कभी कभी जॉबर पैसे भी ऐंठ लेते थे। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी लगाने के बहाने आपसे पैसे ले लिए और नौकरी नहीं लगाए, या नौकरी लगवाए भी तो आपसे बिना पैसे से नहीं लगवाए। तो इनका काफ़ी बोलबाला रहता था, इनके काफ़ी पैसे वैसे भी बन जाते थे। भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। कौन थे ये भाई भोंसले? एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। उसके बाद का पॉइंट है कि औद्योगिक विकास का अनूठापन। इसमें पहला है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल क्या है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह 36 धागे को लंबवत धागे पर पिरोता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे उसमें लगा होता है और इसमें रस्सियों के सहारे ये चलता है। ठीक है ना? चलने के बाद उसमें जिसकी बुनाई होती थी, जो भी धागे होते थे ना, वो लंबे ऐसे ऐसे, मतलब जो भी धागे हैं ना किसी कपड़े पर, ऐसे ऐसे सीधे सीधे पिरो पिरो जाते थे। क्लियर है ना? उसके बाद का पॉइंट है चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी नहीं होने, मेरे ख्याल से 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, मेरे ख्याल से 30 मिनट भी नहीं होगा। देखते हैं वैसे कितना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चैप्टर नंबर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। शुरुआती छपी किताबें। पॉइंट है आपका, देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। कहाँ पे होती है? चीन में, जापान में, कोरिया में। वैसे आपको इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि सबसे ज़्यादा, सबसे स्टार्टिंग छपाई जो होती है आपके मुद्रण की मुद्रण प्रणाली कहाँ से शुरू होती है? तो चीन से ही शुरू होती है। लेकिन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 594 ईस्वी की बात है कि चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। किससे किससे छापी जाने पहले लगी थी? ब्लॉक, जो काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी की चीजें थी, उसके जो ब्लॉक बनाए जाते थे या उसके तख्ती पे होते थे, वो कागज को उस पर रगड़ा जाता था और रगड़ करके किताबें छापी जाने लगी थी। उसके बाद है कि पारंपरिक चीनी किताबें जैसे एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़कर सिलकर बनाई जाती थी। जैसे क्या होता था कि कोई भी किताब है, मान लीजिए वाला पेज है, इस पेज को क्या होता था, पहले इनको मोड़ा जाता था ऐसे, और मोड़ करके इनको एक शैली नाम दिया था। उससे एक शैली थी जिसका नाम था एकार्डियन। क्या नाम था? एकार्डियन। ये पारंपरिक चीनी किताब की एकार्डियन शैली है जिसमें से इनके किनारों को मोड़ करके और उनको बनाया जाता था, सिला जाता था। ठीक है ना? उसके बाद है खुसनवीसी। खुसनवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देखिए, खुसनवीसी का मतलब क्या होता है? कालीग्राफी, मतलब सुलेखन, काफी हाथ से लिखावट। जो क्या होता था, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल और काफी बड़े बड़े और सुंदर सुंदर सुडौल बड़े बड़े अक्षर से लिखे जाते थे, सुलेखन कहलाती थी। और इसका मतलब किसका मतलब है ये? तो खुसनवीसी का मतलब है। ठीक है ना? जो हाथ से बहुत बड़े बड़े सुंदर अक्षरों के द्वारा कोई भी चीज लिखी जाती थी। ठीक है ना? खुशनवीशी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एकार्डियन शैली चीनी से है। ठीक है ना? उसके बाद का पॉइंट है आपका, उसके बाद का पॉइंट है कि जो जापान की सबसे पुरानी यानी 868 में जो छपी एक पुस्तक है उसका नाम है डायमंड सूत्र। याद रखिएगा, डायमंड सूत्र सबसे पुरानी छपी किताब है 828 ईस्वी में, जो जापान की है। ठीक है ना? नहीं, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है ये। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों को कोरियाई संग्रह है। ये बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। कौन कौन सा? त्रिपिटिका, आपको पता है त्रिपिटक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटिका, गोरियाना, वुड ब्लॉक्स, ये सब के सब मुद्रण में बौद्ध ग्रंथों की कोरियाई का संग्रह है।
उसके बाद क्या होता है कि 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको अंकित कर लिया जाता है। किनको किनको? त्रिपिटका कोरियाना और वुडब्लांक्स को, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट है कि यूरोप में मुद्रण का आना, यानी कैसे छपाई शुरू होती है यूरोप में। उसके बाद देखते हैं उसके पॉइंट के कि गुटेनबर्ग ने 1448 में जैतून प्रेस को ही प्रिंटिंग प्रेस को आदर्श बनाया। यानी जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1448 में एक जैतून प्रेस था, उसी को प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिया, उसी को अपना आदर्श मान लिए। तथा पहली उस प्रेस से जो छपाई होने वाली किताब थी वो बाइबिल थी। क्या थी? बाइबिल छापी गई, जिसको छापने में लगभग कितने साल लग गए? 3 साल लग गए। और लगभग उसमें 180 पेज थी। सोचो, 180 पेज को छापने में कितने साल लग गए हैं? 3 साल लगे थे। ध्यान दीजिएगा, जो बाइबिल छपी थी उसमें मात्र 180 पेज थे, टाइम लगा था 3 साल, और स्थापित हुई थी 1448 में गुटेनबर्ग के द्वारा। जैतून प्रेस, ठीक है ना। प्लाटेन, प्लाटेन क्या है? प्लाटेन एक लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। मतलब इस प्रकार का होता था, एक गोल सा चक्का होता था, ऊपर से ये होता था, और इसी में एक लंबा सा डंडा होता था। जब इसको खींचा जाता था पीछे की तरफ तो ये ऊपर से कंप्रेस होकर के नीचे दबता था, और नीचे पेज लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता था, कुछ भी लगाया जाता था। जब ये दबता था तो यहाँ पे जो टाइप लगाई जाती थी वो टाइप आकर के इस पे छप जाता था, जिससे वो क्या होता था? कंप्लीट प्रिंट हो जाता था। उसके बाद है कि कंपोजिटर क्या होता है? तो कंपोजिटर का मतलब होता है जो छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको कंपोजिटर कहते हैं। कंपोज का मतलब कि चीज़ों, कोई भी मैटर आपको दे दिया गया, उस मैटर को आपको बनाना है, कंपोज करना है, लिखना है, तो वो काम कंपोजिटर का था। उसके बाद जब ये कंपोज करके देते थे टाइपिंग को, तो जाकर के वो छपाई का काम शुरू होता था। उसके उसके बाद एक पॉइंट है आपका गैली। गैली क्या होता है? गैली एक धातु फ्रेम होता है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? इबारत, ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट अब देखते हैं। उसके बाद पॉइंट है कि मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति और उसका असर। लूथर ने कहा, लूथर ने क्या कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। किसने कहा है? लूथर। लूथर साहब ने कहा कि जो हमारी मुद्रण है ना, वो हमारी ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी उनकी कृपा है, उन्हें महानतम देन है, और इसका, और ये सबसे बड़ा तोहफा भी है, सबसे बड़ा गिफ्ट भी है, ठीक है ना। नोट में क्या है पॉइंट? नोट में आपको बता दूं कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास की जो रामचरितमानस लिखी गई है, जिसको मानस बोलते हैं, रामचरितमानस, वो 16वीं सदी में लिखा था। इसका पहला मुद्रित संस्करण आपका 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। जो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है 16वीं शताब्दी में, जिसका मुद्रण का संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। 1631 में इसका काम शुरू हुआ था, और 1633 तक के अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन क्या होता है? ये किताब तुलसीदास जी के द्वारा पूरा होता है, और 1810 में कलकत्ता से आकर के इसको पहला प्रकाशन मिलता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद पॉइंट है कि 16वीं सदी की इटली के किसान मैनोक्यो ने अपने इलाके के उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया। ये काफ़ी छोटे किस्म का आदमी था, किसान था, बहुत गरीब था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उनके इलाके में पढ़ने वाली किताबें थी उनको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, वो पढ़ करके इस बाइबिल का अर्थ अलग अलग लगाने लगा। जो बाइबिल का अलग अर्थ था उसको विपरीत आकर के बाइबिल का अर्थ लगाया, जिससे क्या होता है कि कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया और उसे पकड़कर मौत की सजा दे दी गई। क्योंकि जो रियलिटी थी वो रियलिटी किताबों में न छपी थी। मतलब कैथोलिक चर्च के लोग उसका पालन नहीं करवाते थे, न करते थे, ये लोगों का शोषण करते थे, जिसके वजह से लोग इससे बौखलाए कि ये तो हमारा पूरा धंधा ही चौपट कर देगा, ये तो बाइबिल का सही अर्थ पढ़ लिया है। लेकिन वो सही अर्थ लगाया था, गलत अर्थ नहीं लगाया था। लेकिन इससे पूरे कैथोलिक चर्च समाज में हाँ, मतलब काफ़ी क्रुद्ध हो गए इसके समाज इससे, और क्रुद्ध होने के बाद से इनको अंत में जाकर के फांसी दे दी जाती है। क्लियर है ना मेरी बात? उसके बाद एक पॉइंट है पढ़ने का जुनून।
पढ़ने का जुनून देखते हैं, किसके पास पढ़ने का जुनून है? सबको होगा, जिनको भाई जाहिर सी बात है, जिसको नौकरी नहीं लगी सबको तो होगा ही। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या इसको बोलते हैं एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चेन मैन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चेन मैन कहा जाता है। उसके बाद है कि फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी होती थी और उस पर नीली जिल्द चढ़ाई जाती थी, और ये काफ़ी बड़ी छोटी छोटी किताबें हुआ करती थी। यानी बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब कि बहुत ही सस्ते किताब पर छपी नीली कलर की जिंद से चढ़ी हुई छोटी छोटी किताबें थी। कहाँ पे? फ्रांस में। उसके बाद है 19वीं सदी। 19वीं सदी के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय का स्थापना हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद है कि पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खासतौर पर उन्हीं के लिए होती थीं, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सीखने वाले निर्देशिकाएं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? कि जो आपकी पैनी मैगजीन्स होती थी या इसको एक पैसियम पत्रिकाएं बोल सकती हैं, ये जो क्या थी, ये जो आपकी जो गृहस्थी करने वाले थे या सही सही चाल चलन करने वाले थे, या ये इनको सिखाने वाले जो निर्देशक थी, उनको उन्हीं के तौर पे और उन्हीं के लिए ये चीज़ें थी, ये पत्रिकाएं उन्हीं के लिए थी। ठीक है ना? महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं, जैसे आपके जेन ऑस्टिन हैं, ब्रांट बहनें हैं, जॉर्ज इलियट हैं। ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार लेखिकाएं हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं कि आपका कि पैनी एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया था। उसके बाद यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। किसके लिए थी? मजदूर वर्ग के लिए, मतलब काफ़ी साधारण लोगों के लिए मैगजीन हुआ करती थी। उसके बाद है कि 19वीं सदी तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को बना लिया था, जो 8000 शीट प्रति घंटे छाप सकता था। अब सोचिए, पहले आपने देखा था कि गुटेनबर्ग के जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो बाइबिल नामक किताब छापी थी, अभी आपने पढ़ा, जो लगभग 3 साल का टाइम लगा था और वो मात्र 180 पेज की छपाई की थी। लेकिन अब न्यूयॉर्क की जो रिचर्ड एम हो है ना, वो एक काफ़ी पावरफुल और बेलने कार वाली प्रेस को बना लिया है, और उसमें लगभग इसकी क्षमता जो थी वो 1 घंटे में, सोचिए 1 घंटे में 8000 सीट को छाप सकती थी। अब तो 1 घंटे में कितने लाखों सीट छप जाए। ठीक है ना? उसके बाद है कि भारत का मुद्रण संसार। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ शुरू होता है, यानी वही लोग ला करके भारत में इस चीज़ों की स्थापना करते हैं। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब की छपाई होती है। उसके बाद 1713 में पहली मलयालम किताबें छापने वाले भी वही थे। क्लियर है ना? उसके बाद जेम्स अगस्टस हिक्की, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट, क्या नाम है? बंगाल गजट, कब? 1780 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग PDF मिलेगा तो इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। उसके बाद इसी क्रम में पहला प्रयास हिंदुस्तानियों का था, जैसे इसमें राजा राम मोहन राय थे के करीबी रहे राजा राम मोहन राय के करीबी गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट, यानी बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ये प्रकाशित थी, लेकिन संपादन इसका जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था 1780 में। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद पॉइंट है आपका कि धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उन्हें उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया था। किसका? समाचार चंद्रिका का। 2 फारसी अखबार हैं आपके, जैसे आपके जाम ए जहानामा
और शमसुल अखबार भी 1882 में भी प्रकाशित होते हैं। ये डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित होते हैं। ये दोनों के दोनों फारसी अखबार थे। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें भी छपी उस समय के टाइम में। उसके बाद क्या पॉइंट है आपके कि प्रकाशन के जो नए रूप हैं उसको देखते हैं। प्रकाशन का नया रूप, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। उसके बाद से देखते हैं कि बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। यानी रस सुंदरी जो कन्या थी वो एक काफ़ी रूढ़िवादी कट्टर परिवार में पैदा हुई। इनके घर के लोग इनको पढ़ाने लिखाने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये अपने किचन में, अपने रसोई घर में छुप छुप कर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये अपनी एक आत्मकथा लिखती हैं, जिसका आत्मकथा का नाम है अमार जीवन, जो बंगाली भाषा में है। और उस समय प्रकाशित होने के बाद इनकी लिखी और जिसका प्रकाशन लगभग 1876 में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट है, यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी है। कौन? अमार जीवन। उसके बाद पॉइंट है कि जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, क्या नाम है? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन 1926 में एक बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा करती हैं। उसके बाद से काफ़ी समाज में परिवर्तन होता है। समाज में परिवर्तन होने के बाद से महिलाओं को भी शिक्षा में भागीदारी मिलने लगती है। ठीक है ना? पॉइंट देखते हैं कि पंजाब में राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीबियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने वेस्ट सेलिंग कृति, इसका नाम था स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार किसके द्वारा लिखा गया है? राम चड्ढा के द्वारा, जो पंजाब के राइटर थे। उसके बाद है कि बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबें के प्रकाशन को समर्पित हो गया था। क्लियर है ना? उसके बाद है कि जो निम्न जातियां थीं, आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी गई थी, इनके प्रणेता हैं कौन? आपके राइटर हैं ज्योतिबा फूले। मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है ये, रामास्वामी नायकर, जिनका नाम पेरियार है, पेरियार के नाम से ये प्रसिद्ध है। वो काफ़ी जाति प्रथा पे लेकर के इन्होंने काफ़ी अपनी जोरदार कलम चलाई। जोरदार कलम चलाने का मतलब कि इनके बारे में काफ़ी इन्होंने टिप्पणियाँ की, किताबें लिखी कि जो छोटे जाति, निम्न जाति, अछूतों पर जो जितनी शोषण होते थे, जितने अत्याचार होते थे, उनको लेकर के उन्होंने अलग अलग किताबों में उनकी रचना किया। उसके बाद है कि कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा, क्या नाम है? काशी बाबा, जो 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर और छापकर जाति और वर्गीय शोषणों के बीच का रिश्ता समझाने की उन्होंने कोशिश किया था। ठीक है ना? मतलब कि एक दूसरे को पास लाने का काम किया था। कौन? बाबा काशी, जो काशी बाबा बोलते हैं, कानपुर के रहने वाले एक मील मजदूर थे। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं कि लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु, जो दादी की कहानियां हैं, उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। ठीक है ना? किसकी? लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ की, जो असमिया साहित्यकार थे। उन्होंने असम का एक लोकप्रिय गीत, जिसको बोलते हैं ओ मोर अनुपर देश, ओ मोर अपुनर देश, क्या नाम है? ओ मोर अपुनर देश का मतलब होता ओ मेरी प्यारी भूमि, वो मेरा प्यारा देश, का भी उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है ना? चले अगला पॉइंट देखते हैं हम। उसके बाद पॉइंट है हमारा कि प्रिंट और प्रतिबंध। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये पॉइंट हमारा प्रिंट और प्रतिबंध। आपकी जो आपका प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसके बारे में हम देखते हैं। जो मेरा एक आयरिश कानून था, प्रेस कानून के तर्ज पर 1878, ये सन याद रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। कब? 1878 में
जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया, कहाँ के? पंजाब के जो हमारे वीर सिपाही, जो वीर सैनिक थे, जो वीर क्रांतिकारी थे, हमारे देशभक्त थे, उनको 1907 में काला पानी की सजा भी दिया गया। उसमें आपको तिलक ने उसके बाद तो तिलक ने अपने केसरी, यानी केसरी किसका है? तिलक के है। तिलक जी ने में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई गई थी। और उसके बाद से पता है कि इसका नतीजा यही होता है। क्या होता है? नतीजे के तौर पर उनको 1908 में कैद कर लिया गया और उनको मांडले जेल भेज दिया जाता है, जो उस समय म्यांमार में था। ठीक है ना? यानी जो 1907 में जो क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा मिलती है, उनके बारे में बहुत अपनी हमदर्दी को जताते हैं केसरी में तिलक जी ने। और जिसका नतीजा होता है कि जो हमारे अंग्रेज थे, वो अंग्रेज हमारे तिलक जी को 1908 में कैद का सजा देते हैं। और कैद में आपको क्या मिलता है? और कैद वो कहाँ काटने जाते हैं? लगभग 6 साल का इनको कैद होता है और वो चले जाते हैं म्यांमार, जिसको बोलते हैं बर्मा के नाम से। वहाँ पे मांडले जेल में गए थे। उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है। नोट में क्या है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत, क्या है? भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी। फिर क्या होता है कि गांधी जी ने 1922 में कहा, क्या कहा? कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सामूहिकता की आज़ादी। इन्होंने 1922 में एक शब्द में कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए और सामूहिकता की आज़ादी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों के बारे में जिक्र हमारे गांधी जी ने 1922 में कहा। तो दोस्तों आज हमारा यहीं पे पूरे सेशन को ख़त्म करते हैं। काफ़ी शॉर्ट वीडियो हो गई। एक पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पेज मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले वीडियो को आप फुल वॉच करिए, देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी, थैंक यू सो मच।